नमस्कार नाज़रीन कराम। पता नहीं तहरीक इंसाफ पर बुरा वक्त आया है या मुल्क पर बुरा वक्त आया है, मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जब से फैसला आया है उसके बाद से एक नई सूरत हाल पैदा हुई है। वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा नाअहली का, क्या इमरान खान की नाअहली हो जाएगी, पार्टी बैन हो जाएगी? अगर ये ऐसा हो गया तो उसके नताइज क्या होंगे? और अगर वही कानून अप्लाई किया गया जो नवाज शरीफ पर किया गया था तो क्या नताइज होंगे? और अगर असूली तौर पर ये समझा जा रहा है कि पार्टियां बैन करना, लीडरों पर पाबंदी लगाना और पॉपुलर लीडर पर पाबंदी लगाना कोई मुल्क की सियासत के लिए अच्छा नहीं है। अगर नहीं हुआ तो इंसाफ का क्या बनेगा? जो 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 सुप्रीम कोर्ट ने किया, क्या अपने पुराने फैसलों को वो रिवर्स करेंगे या क्या करेंगे? क्या सूरत हाल है? एक और रेफरेंस दायर कर दिया है इलेक्शन कमीशन में उन्होंने, जिसमें यह कहा गया कि तोशा खाने के इन्होंने असासे डिक्लेयर नहीं किए थे वगैरह वगैरह। एक नई जंग शुरू हो चुकी है इस मुल्क के अंदर। इस जंग का कानूनी पहलू क्या है, सियासी पहलू क्या है, इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम हामिद खान साहब से गुफ्तगू करेंगे। हामिद खान साहब तहरीक इंसाफ के उन बानी अरकान में से हैं जिन्हें असूली बुनियादों पर पार्टी से इख्तलाफ पैदा हुआ, मगर उन्होंने पार्टी को छोड़ा नहीं। और अब जब पार्टी के चेयरमैन ने बुरे वक्तों में उनको बुलाया और उनसे बात करना चाहिए तो वो बड़े खुशी से गए और बात भी की। और क्या सूरत हाल थी वो तो मैं खैर इस वक्त गुफ्तगू नहीं करना चाहता, लेकिन चूँकि वो बहुत माहिर कानूनदान हैं और हक गो हैं, असूल परस्त हैं, उनसे पूछना चाहूँगा कि क्या नक्शा समझते हैं जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है। अस्सलाम वालेकुम हामिद खान साहब। वालेकुम सलाम। हाँ साहब, क्या समझ रहे हैं इस वक्त जो रेफरेंस दायर हो रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, फैसला आ गया है उसका हमारे इलेक्शन कमीशन का। मुझे तो वो आपकी कमेटी का फैसला याद आ रहा है जब आप लोगों ने कुछ इलेक्शन के बारे में कुछ कमेंट्स किए थे। वैसा ही मुश्किल वक्त नज़र आ रहा है पार्टी पर। क्या क्या नज़र आ रहा है आपको? देखिए, गालिबन ये इस फैसले को इस्तेमाल करना चाहते हैं सियासी तौर पर, और उसके इस्तेमाल के लिए ये आर्टिकल 17 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें के पार्टी को डिसॉल्व करने की अथॉरिटी फेडरल गवर्नमेंट को दी हुई है, उसको शायद इस्तेमाल करना चाहें इस जजमेंट को सामने रखते हुए, जो कम से कम सामने सूरत हाल नजर आ रही है सियासी। तो उस हवाले उस आइन के शिक को इस्तेमाल करना और उसके साथ जो कानून की मुतल्लिका शिकें हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 की कुछ शिकें हैं, इस तरह से जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का, उसका सेक्शन 212 और कुछ ऐसे हैं जिसमें के पार्टी डिसोल्यूशन की बात की गई है। तो ये कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा केस बनाए जिसमें ये कह सकें कि ये पार्टी जो है ये डिसॉल्व होनी चाहिए, आर्टिकल 17 और सेक्शन 212 वगैरह को सामने रखते हुए। वजाहत तो ये नजर आ रहा है। और दूसरा, अगर वो इमरान खान को नाअहल करार देना चाहें, जैसे कि नवाज शरीफ को करार दे दिया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या ऑप्शन होगा? देखिए, बात ये है कि उसके लिए फिर ये करेंगे, जो मुझे नजर आ रहा है कि हनीफ अब्बासी की एक पिटीशन थी इमरान खान के खिलाफ, जिसमें जो कि खारिज की गई थी, और उसमें कहा गया था कि आर्टिकल 62(1)(f नहीं लगता इमरान खान पर, यानी कि वो जो सादिक और अमीन वाला। तो उस दौरान एक इशू खड़ा किया था हनीफ अब्बासी ने कि जी इनके खिलाफ फॉरेन फंडिंग का भी केस है, तो इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग है। तो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाँ, वो तो इलेक्शन कमीशन के पास आप जाइएगा उसका फैसला लेने के लिए। अब ऐन मुमकिन है कि इस फैसले की रोशनी में हनीफ अब्बासी की तरफ से दरखास्त दें और कहें कि अब वो फैसला आ गया और उसमें ये कुछ आया है, तो उसके पेश नजर आप इमरान खान साहब को 62(1)(f के तहत डिस्क्वालीफाई करें। तो ये एक इम्कान है। अच्छा, इम्कान मौजूद है, लेकिन इसकी सियासी रिपरकशन क्या होगी? पॉपुलर लीडर को और एक पॉपुलर जमात को बैन करना, देखिए इंसाफ तो अपनी जगह, कानून भी अपनी जगह, लेकिन एक पार्टी को बैन करना जिसे आप कहते हैं सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, तो इससे मुल्क में कुछ हिलचुल नहीं होगी? बहुत सख्त रिएक्शन होगा और बहुत बड़ी ज्यादती और नाइंसाफी होगी, क्योंकि ये किसी तौर पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आर्टिकल 17 के ज़िम्मे में नहीं आता है। ये कोई ऐसी जमात नहीं है जो पाकिस्तान की इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी के खिलाफ काम कर रही हो, या
ये टेररिज्म को प्रमोट कर रही है, जो दूसरा एक उसमें शिक दी है सेक्शन 212 में। तो मैं नहीं समझता ये केस पार्टी की रिजोल्यूशन का केस बनता है। इसको बस खींच तान के इसको उधर लेके जाएंगे, लेकिन मेरे नजदीक ऐसा केस नहीं बनता। वो शिक जो है उन पार्टियों के हवाले से है जो बाहर की तरफ से बाहर के मुल्क बनाते हैं, मुल्क के अंदर मुल्क की अपनी जो स्टेबिलिटी को खत्म करने के लिए। ये ऐसी कोई बात नहीं, ये पाकिस्तान के अंदर ही बनी हुई पार्टी है, पाकिस्तान के अंदर ही काम करती है, पाकिस्तान के कानून और आइन के तहत सियासत कर रही है, इलेक्शन लड़ रही है, हर सतह पे इलेक्शन लड़ती है। तो इसको उस डेफिनेशन में तो नहीं लाया जा सकता जिस डेफिनेशन में वो पार्टियां आती हैं जिनको हम सही मानने में फॉरेन एडेड पार्टी कहते हैं। जो ये इस केस को फॉरेन एडेड पार्टी का केस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, वो जो नाअहली का मसला है उसका के बारे में क्या है कि बहुत सी शिकें लगाई जा रही हैं कि साथ को अमीन नहीं ठहरते। अब इस केस में जैसे कि आप कहते हैं हनीफ अब्बासी दोबारा रिवाइव कर सकता है उसको, जहाँ हुकूमत भी भेज सकती, तो उसके बारे में क्या कहते हैं आप? नवाज शरीफ का केस रिविजिट करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को या क्या करना पड़ेगा? मेरा तो ख्याल है कि वो भी केस नहीं बनता, इसलिए कि देखिए जो भी डिक्लेरेशन इसमें है वो पार्टी के बिहाफ पे है, जाती डिक्लेरेशन उनके नहीं है। कोई जाती इनकम है जो उन्होंने छुपाई हो, कोई जाती पैसा है जो जिससे उन्होंने जाती मफाद लेना हो, वो और बात है। अब पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टी के अंदर उनको एक एक पैसे और एक एक चीज का तो नहीं किसी पार्टी लीडर को पता होता कि कहाँ पैसे आए, पार्टी की वो सब्सक्रिप्शन बाहर से आई और कहाँ, अगर ये चीजें डिटेल अकाउंटेंट्स की बात होती है। लेकिन ये एक फॉर्मेलिटी है कि उसको पार्टी चीफ सर्टिफिकेट उसके ऊपर दे देता है, क्योंकि ये आइन की रिक्वायरमेंट, कानून की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। उसमें उसका कोई जाती मफाद नहीं है, कोई जाती पैसा नहीं है जो उसने अपनी जात के लिए इस्तेमाल करना है। तो मैं समझता हूँ कि ये केस वहां नहीं जाता। अच्छा, अब दूसरा उन्होंने कर दिया तोशे खाने का केस कि उसकी आमदनी जाहिर नहीं की गई, उसके होने वाली जो यानी कि वो असासों में जाहिर नहीं किया गया, उससे जो आमदनी हुई वो जाहिर नहीं की गई, और 3 साल की जो टैक्स रिटर्न है उसमें उनका जिक्र नहीं है। तो ये क्या कोई केस बन सकता है इसका भी? देखिए पहले उसके में इंक्वायरी तो करें, कोई पॉसिबल इंक्वायरी रिपोर्ट तो आए किसी ऐसे अदारे की जो कि एक न्यूट्रल अदारा है, कोई क्रेडिबल अदारा है, वो उसको पहले इंक्वायर करके और उनको मौका दे के अगर वो ये रिपोर्ट करता है कि इन्होंने पैसे छुपाए हैं, पैसे इस्तेमाल जाती मकासद के लिए किया है और उनको डिक्लेयर नहीं किया, तो फिर वो एक और बात है। लेकिन अभी तक तो कोई ऐसी सूरत हाल, अभी तक कोई जुडिशियल इंक्वायरी नहीं हुई है तोशा खाना के केसेस में। अभी तक कोई ऐसी फॉर्मल रिपोर्ट नहीं है जिसकी बुनियाद पर इस किस्म के नताइज अखज़ किए जा सके। वो इलेक्शन कमीशन को फाइल कर रहे हैं ना नया रेफरेंस इसी हवाले से कि असासे ज़ाहिर नहीं किए, यानी इस रेफरेंस से कि असासे ज़ाहिर करना मस्ट है, 3 साल असासे ज़ाहिर नहीं किए, फिर उससे जो प्रोसीड्स हुई, आमदनी हुई, वो ज़ाहिर नहीं की। तो ये बन सकता है। इलेक्शन कमीशन के बारे में तो राय पीटीआई की अच्छी नहीं है, लेकिन गैर जानदार अदारा हमारे यहाँ है ही कौन सा जिस पर हम एतबार करें? कोई जुडिशियल इंक्वायरी कराएं? इसमें ये जो मामला है कि उन्होंने जाती असासे नहीं जाहिर किए या कोई ऐसी बात है, अनलेस उसका उनके नॉमिनेशन पेपर से कोई ताल्लुक हो, तो तब तक ये केस इलेक्शन कमीशन का नहीं बनता। हाँ पता आपकी हुकूमत है, आप इंक्वायरी कमीशन बना सकते हैं, आपके पास इख्तियार है कानून के तहत इंक्वायरी कमीशन बनाने का, तो बनाए एक इंक्वायरी कमीशन जो क्रेडिबल हो और वो कर ले, इसमें इंक्वायरी कर ले और उसके बाद रिपोर्ट दे, तो फिर आप इस तरफ जा सकते हैं। उससे पहले आप कैसे सिर्फ मेरे एलिगेशन पर आप रेफरेंस भेजेंगे? ठीक बात है कि मैं सिर्फ आपको अब आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं और बुनियादी सवाल पूछना चाहता हूं कि आने वाले 2-3 महीनों में आप मुल्क की सूरत क्या देखते हैं इस पूरे केस के रेफरेंस में और हमारे सियासी सिनेरियो के रेफरेंस में आप क्या देखते हैं? देखिए मैं समझता हूं कि बड़े डिस्टर्बिंग हालात हैं, इस लिहाज से भी कि जो मौजूदा हुकूमत है वो बड़ी अनस्टेबल है। पंजाब में वो अपनी हुकूमत वहां बैठी है इस वक्त। उसकी हुकूमत जिस पार्टी की हुकूमत है, जो प्रिडोमिनेंट पार्टी है, वैसे तो अलायंस है
उस अलायंस की एक पार्टी की हुकूमत मौजूद है सिंध में, लेकिन जहां तक जो लीडिंग पार्टी है इस अलायंस की, वो तो PMLN है, उसकी तो हुकूमत किसी सूबे में नहीं है, इसलिए वो अनस्टेबल सी गवर्नमेंट है, और इसलिए वो हर तरह की एक्सट्रीम एक्ट या डेस्परेट एक्ट करने की तो हो सकती है उससे, जिससे मजीद अनस्टेबल होंगे हालात। मसलन जो बात आपने पूछी है और जो हर शख्स मेरे ख्याल में डिस्कस कर रहा है कि ये रेफरेंस भेजेंगे, ये इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कराएंगे, और ये सारे एक्शन जो हैं ये इंतहा पसंदी के यानी डेस्परेशन के एक्शन है कि अपने मेन ओपोनेंट पार्टी को आप सियासत से बाहर करना चाहते हैं, तो उससे तो इंस्टेबिलिटी आएगी। इमरान खान की बड़ी फॉलोइंग है, PTI में बहुत लोगों की शमूलियत है, मेरे ख्याल सबसे ज्यादा इस वक्त किसी पार्टी में लोगों की शमूलियत है वो तो PTI में है। आप उस सबसे बड़ी पार्टी को रास्ते में से हटाना चाहेंगे जिसकी 2 सूबाई हुकूमतें ऑलरेडी मौजूद हैं, और जो इवन नेशनल असेंबली में भी अगर इस्तीफा ना दिए होते तो एक आध वोट का ही फर्क होता। तो ऐसी पार्टी को नेशनल सीन से हटाना जो है, ये किसी तौर पर भी पाकिस्तान की सियासत या आइन या बेहतरी के लिए नहीं होगा। इससे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी ज्यादा आएगी, ना सिर्फ पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी बल्कि उससे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी पैदा होगी। हल क्या है जी? हल क्या है? कुछ लोग कहते हैं इलेक्शन हल है, कुछ कहते हैं इलेक्शन और सूरत हाल खराब करेगा, इलेक्शन फेयर यानी कि इलेक्शन के रिजल्ट कोई मानने को तैयार नहीं होगा। कुछ क्या क्या हाल नजर आता है आपको? देखिए, अगर तो सबसे बड़ी पार्टी को बैन करके ये इलेक्शन कराते हैं तो वो इलेक्शन सही रिफ्लेक्शन नहीं होगी लोगों की राय की। लिहाजा ये जो एफर्ट, अगर इनकी ये नीयत है, मैं उम्मीद करता हूं कि PMLN और दूसरी पार्टी इस दर्जा नहीं जाती, एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेती कि अपने मेन ओपोनेंट को जो है रास्ते में से हटा के इलेक्शन कराया जाए, तो फिर इलेक्शन की कोई साख नहीं होगी, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। लिहाजा हल इलेक्शन ही है जी। हल आप समझते हैं कि इलेक्शन ही है कि इलेक्शन कराए जाएं? मेरे नजदीक तो इसका हल जो इंस्टेबिलिटी आपको नजर आ रही है सियासी और माशी, उसमें इलाज ये है कि यहाँ पर कोई स्टेबल हुकूमत बने अगले 4-5 साल के लिए, जो कि माशी मसाइल को संभाल सके। ठीक बात। ऐसी अनस्टेबल हुकूमत जो इस वक्त मौजूद है वफाकी सतह पर, वो तो इन मसाइल का हल नहीं ढूंढ सकती। ठीक बात है। बहुत शुक्रिया आपका हामिद खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और बहुत मुख्तसर लफ्जों में बहुत सारी बातें कह दी। बहुत शुक्रिया आपका जी। नाज़रीन कराम, आपने गुफ्तगू सुनी हामिद खान साहब की। अब हम इस पर एक खुली डिस्कशन करेंगे। हम चाहेंगे कि इस पर हम मुख्तलिफ आरा को इकट्ठा करके ये देखें कि सूरत हाल है क्या। हमारे साथ सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हैं। इनका तारुफ सिर्फ कराना के JUI से ताल्लुक़ है, ये मुख्तसर तारुफ है। ये सियासतदान भी है, कानूनदान भी हैं और अब मुल्क का एक बहुत मारूफ नाम है। हमारे साथ शुएब शाहीन साहब हैं जो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के सदर रहे हैं और बहुत मुमताज़ कानूनदान हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के कंवर दिलशाद साहब, वो हमारे साथ मौजूद है। मैं कंवर दिलशाद साहब से ही बात शुरू करता हूँ। कंवर साहब, आप क्या इस वक्त जो फैसला आ गया है और अब सुप्रीम कोर्ट में रेफर हो रहा है, बहुत सी बातें हो रही हैं, बहुत सी गुफ्तगू हो रही हैं, सियासतदान तो सियासी बात करेंगे, आप इस पर क्या देखते हैं कि क्या होने वाला है, कैसे हो सकता है और आपको क्या नज़र आता है? असूली तौर पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के साथ जो एक बहुत अहम केस जो 8 साल से ज़ेर समाअत था फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, और मुख्तलिफ मराहल से गुजरते हुए स्टेट बैंक की रिपोर्ट, बाकी इदारों की रिपोर्ट की रोशनी में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपना फैसला दे दिया। और इलेक्शन कमीशन अपने फैसले में ये जाहिर किया है कि ममनुआ फंडिंग भी हुई है और फॉरेन फंडिंग ये दोनों जो है वो बाकायदा इन्होंने तस्दीक भी कर दी और अपने फैसले में भी लिख दिया। अब इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मिस्टर इमरान खान ने बतौर चेयरमैन पार्टी के जो तस्दीक नामा जमा कराया इलेक्शन कमीशन में कि डॉक्यूमेंट जो है इसमें कोई ममनुआ फंडिंग नहीं है, वो झूठा साबित हो गया, गलत साबित हुआ, उन्हें हक़ाइक़ छुपाए, तो ये भी उन्होंने अपने फैसले में लिख दिया। और साथ साथ बाकी अपने फैसला जो है सेक्शन 212 के तहत
उन्होंने वफाकी हुकूमत को रेफरेंस भिजवा दिया या डिक्लेरेशन भिजवा दिया कि आप इसको आइन के आर्टिकल 17 के तहत अपनी कार्रवाई मुकम्मल करें या फॉरवर्ड कर दिया। ये तो तमाम बातें आ गई हैं। अब सारी बात जो है ना इलेक्शन कमीशन ने वो फेडरल गवर्नमेंट की कोर्ट में डाल दी। अब ठीक है, फैसले पर तनकीद करना, हमारे दोस्त बैठे हुए हैं शोएब शाहीन साहब, ये हम शुरू से ही जानते हैं फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, इसकी इब्तदाई मरहले से भी इन्होंने केस को पुट अप किया था। तो वो बाद में आगे चलते चलते पता नहीं क्या शक्ल तैयार कर गया 8 साल में। तो ये सारी चीजें इनके सामने हो गई। अब वफाकी हुकूमत की जो काबीना के इजलास में कहा है कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस की शक्ल में या डिक्लेरेशन की शक्ल में ले जाना चाहते हैं, तो ये उनको आइन के आर्टिकल 17 के तहत कार्रवाई करना उनके बाकायदा लाजमी हो गया है, मैंडेटरी हो गया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बाल उनकी कोर्ट में डाल दी। तो अब ये फैसला करना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अब बड़ी इसके बारे में बहस भी हो रही है कि जी इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात बड़े महदूद हैं। वो महदूद ये है कि जो फॉरेन फंडिंग, ममनुआ फंडिंग, जो भी कह दें आप, वो उन्होंने उसको बहक़ सरकार जब्त करना है। वो जो सेक्शन है हमारा 204 उसके तहत भी और रूल के तहत भी, अगर हम उसको पुराना रूल देखें तो बाकायदा जो पॉलिटिकल पार्टीज आर्डर 2002 में आया था उसकी रोशनी में भी देखें, उसका आर्टिकल 6 है, तो वो फिर सारे मामलात को उन्होंने बाकायदा शो का नोटिस भी जारी कर दिया कि इमरान खान साहब को भी आप हमें बताएं कि इसमें जो हकीकत क्या है, आपने जो सर्टिफिकेट दिया वो भी गलत जाने पर दिया, तो क्यों ना हम ये फंड जो है वो जब्त कर दें। ठीक बात। अब ये इलेक्शन कमीशन के पास एक ही काम रह गया है कि फॉरेन फंडिंग, उस पर लंबी कार्रवाई है, शो का नोटिस है, फिर जाएगा, जवाब दाखिल होगा, उसमें भी कई हफ्ते लग सकते हैं। इसका मतलब है कार्रवाई लंबी है और मामला अदालत में चला गया, अब यही हम कह सकते हैं, और दुरुस्त तौर पे गया है। ठीक है, अदालत में जाना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करने की बजाय इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाए, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हक है, कानूनी हक है। ठीक, मैं आपकी तरफ आता हूँ, शोएब शाहीन साहब से बात करते हैं, उनको भी इस बहस में शामिल करते हैं। जी शोएब शाहीन साहब, आप क्या कहते हैं? आप इसमें शामिल रहे हैं, सारा मामला जैसा रेफर करें कमर दिलशाद साहब, आप क्या कहते हैं? आपका नुक्ता नजर क्या है? सर, इसमें 2-3 चीजें बड़ी अहम है। पहली बात तो यह है कि ये फर्स्ट पॉलिटिकल केस है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस तरह फाइंडिंग्स दी हैं और शो कॉज नोटिस जारी किया है। इसलिए इसका माजी में कोई चूंकि प्रेसिडेंट कोई नहीं रहा, इसलिए ये सारी बातें प्रिजम्पशंस पे ही चल रही हैं कि इसका फॉल आउट क्या होगा। इसलिए एट दिस प्रीमेच्योर स्टेज कुछ कहना कबल वक्त होगा। दूसरी बात, इस केस में अहम यह है कि जिसकी तरफ इमरान खान साहब बार बार इशारा भी करते रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन उनके साथ प्रेजुडिस रखता है, तासुब रखता है, उसकी एक मिसाल अगर आप देखेंगे, हनीफ अब्बासी केस जो PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट भी हुआ है, उसमें चीफ जस्टिस का बेंच था। उस वक्त बेंच ने ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि जनाब इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ विदाउट डिस्क्रिमिनेशन आप इनके अकाउंट्स चेक करें और उसके बाद आप प्रोसीड करें। अब वो जो अकाउंट्स की चेकिंग है और जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं कि विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, उसमें डिस्क्रिमिनेशन तो ऑन द फेस ऑफ इट प्रूव्ड है बिकॉज ऑफ द रीजन के दोनों अलग अलग केस हैं। जी, अब तीसरी बात जो इसमें बड़ी अहम है कि ये एक स्पेशल लॉ है, वो स्पेशल लॉ है पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002, और अब उस वही लॉ बन गया है इलेक्शन एक्ट 2017। उस इलेक्शन एक्ट की रोशनी में ये जो स्पेशल लॉ है कि अगर उसकी वायलेशन हुई हो, यानी ममनुआ फंडिंग, अगर कोई पैसे लिए गए हैं, तो उसकी सजा भी उसी लॉ में मौजूद है। तो उस लॉ में 2 सजाएं बजाहर मौजूद हैं। एक ये है कि अगर ये साबित हो जाता है कि कोई भी उसका जो शेयर या पोर्शन अमाउंट जो है अगर वो प्रोहिबिटेड है या फॉरेन फंडेड है, तो उसमें होगा ये कि वो पैसे जब्त हो जाएंगे। जब्त करने का अख्तियार रखता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। दूसरी सजा इसके अंदर जो तजवीज़ की गई है वो है आर्टिकल, अब जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का, वो है आर्टिकल 212 सेक्शन 212। उसके अंदर 3 कंडीशंस हैं। एक है कि फॉरेन एडेड कंपनी वो पॉलिटिकल पार्टी हो। दूसरी उसके साथ कंडीशन है सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान एंड इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान के ऊपर उनका कंप्रोमाइज किया हो, उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान के खिलाफ किया हो, या तीसरी बात है कि टेररिज्म में मुलव्वस हो। तो तब उनके खिलाफ जो फेडरल गवर्नमेंट है वो डिक्लेरेशन दे सकती है कि इनको
हम रिजॉल्व करते हैं इस पॉलिटिकल पार्टी को, फिर वो डिक्लेरेशन भेजेंगे विद इन 15 डेज टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। रेफरेंस की सूरत में हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसमें करेगी। ठीक बात है आपकी। कामरा मुर्तज़ा साहब की तरफ आते हैं जी। कामरा मुर्तज़ा साहब, आप क्या कहते हैं इस सूरत हाल पे, जो आप बात आगे बढ़ रही है, चल रही है, रेफरेंस जा रहे हैं, रेफरेंस आ रहे हैं, आपका मौक़िफ़ क्या है इस मामले में? देखिए, मामला बड़ा सीधा सा है जिसको हम लोग खाम कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। पार्टी के अंदर से, तहरीक इंसाफ के अंदर से एक कंप्लेन आई और कंप्लेन इलेक्शन कमीशन को चली गई। पीरियड है उसका 2008 से लेके 2014 तक। उस वक्त तक इलेक्शन एक्ट जो है ना वो एप्लीकेबल नहीं है। 8 साल पहले ये कंप्लेन आई और इस कंप्लेन पे की जी केस कंक्लूड हो गया। अच्छा, जो है ना इस बात के बाद या जो आमदन है उसके हवाले से डेक्लेरेशन है और डेक्लेरेशन साइन करना है वो पार्टी के हेड नहीं करना है। ये हमारे पे पाबंदी है। क्योंकि इसमें 13 या 16 अकाउंट्स ऐसे हैं जिनके बारे में जो है वो पार्टी हेड उसको जो है ना वो मेंटेन करते हुए मगर उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहा, कंसील कर रहा। कुछ हवाले से जब ये सारा किया वो फैक्ट्स के ऊपर इनका कोई डिस्प्यूट नहीं है। अब डिस्प्यूट इनका सिर्फ लॉ पे है। उन्होंने ये ठीक है कि वो 13 से 16 तक जो अकाउंट्स थे जिसमें तकरीबन 83 करोड़ 84 करोड़ रुपया अपडेट किया है और ये हिसाब किताब नहीं दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। अब नहीं दिया, उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे? ये सारे का सारा मामला जो है ना उनकी पार्टी के अंदर से चल रहा है। ये सारे का सारा उन्होंने ये फॉरवर्ड कर दिया। कंक्लूड करने के बाद इसकी काफी फॉरवर्ड कर दी फेडरल गवर्नमेंट को। फेडरल गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या कर रही है, ज्यादा से ज्यादा उसको जो है वो आगे फॉरवर्ड कर रही है और उसमें जो है ना वो फिर ये 212 की बात कर रहे थे। 212 से पहले उसी वक्त के कानून का आर्टिकल 3 भी है और वो उसकी रूह से या आर्टिकल 17 कॉन्स्टिट्यूशन की रूह से या इसको इनेबलिंग प्रोविजन मिला भी ले 212 की इसके इलेक्शन एक्ट की, क्योंकि ये इनकी नॉलेज में आ जाया उन्होंने वो आगे फॉरवर्ड कर दी है। तो अल्टीमेटली जिस मामले में कभी कोई फैसला नहीं आया, कभी कोई ऐसी चीज जो है ना बहस नहीं हुई, अगर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में के बाद बहस मुबाहिसे के नतीजे में उसमें कोई फैसला हो जाए, मेरा ख्याल ये बुरी बात है, अच्छी बात। ठीक बात है। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं जी। एक हम वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं और उसके बाद इस मसले को कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। जी नाज़रीन कराम, हम इस बात को आप गुफ्तगू को कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ बात करते हैं। कमर दिल शाह साहब, आपको क्या हालात होते नज़र आ रहे हैं? ये कानूनी बहसें हमने कर ली, आपने भी कर ली, आप प्रैक्टिकली भी इसमें रहे हो, इलेक्शन के इंतखाबी मामला को से वाकिफ हो, आपको क्या नज़र आ रहा है मुल्क में क्या होने वाला है जिससे सबको तशवीश है? जैसे बिल्कुल डिबेट हो रही है, इसमें फॉर और अगेंस्ट दोनों बहस जारी है, ठीक है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अगर देखा जाए ये कोई इतना इसको लाइटली ना लिया जाए। तहरीक इंसाफ के जो मशीरान हैं या उनके एडवाइजर्स हैं या उनके कानूनदान या माहिरीन कानून, वो इमरान खान को हमेशा बदगरी में खड़ा किया होगा। ये बहुत ही इंतहाई अहमियत का हामिल है। ये फॉरेन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कोई मामूली इदारा नहीं है। उसके इख्तियारात तो हाई कोर्ट के बराबर भी हैं, उनका जो प्रोटोकॉल है वो सुप्रीम कोर्ट के जजों के बराबर है। एक बहुत बड़ा आईनी इदारा है जिसको आइन ने बाकायदा तहफ़्फ़ुज़ दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, उसको इतना लाइटली ना लिया जाए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है 68 पेज में कि इसकी फॉरेन फंडिंग, ममनुआ फंडिंग, तमाम दराए, मनी ट्रेल, सब कुछ उन्होंने अपना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान, अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान, वो सारे मामलों की रिपोर्ट को, और नादरा भी, मुझे तो कल पता चला कि नादरा से भी रिपोर्टें मांगी कि जिनके बारे में आया है कि ये पाकिस्तान की, हम तो कहते हैं हम तो पाकिस्तानी शहरी, कोई फैसलाबाद के कोई सरगोद कौन अपने कहते हैं हम तो पाकिस्तानी हैं, हमारा क्या ताल्लुक है। मैंने पूछा इलेक्शन कमीशन से, उन्होंने कहा जनाब हमने इस तरह की जितने हमारे पास रिपोर्टें आई, नाम आए,
तो नादरा ने हमें लिख कर दिया, सर्टिफिकेट दिया, स्टैंप लगा के दिया कि ये गैर मुल्की शहरी हैं, पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। ये झूठ बोल रही है लोग। ये उसके खिलाफ इलेक्शन में एक्शन ले रहा है, उनके खिलाफ कि तुमने झूठ बोला, तुमने टीवी पे आकर, और तुम्हारा नादरा ये कहता है कि तुम पाकिस्तान के शहरी नहीं हो। नादरा ने कहा है। तो अब इसके बाद मामूली केस ना लें इसका, जनाब सज्जाद साहब, इसको सीरियस लें, इसको मसले से लें। और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने कोई इस तरह आंखें बंद करके फैसला नहीं करना कि जी इलेक्शन के जैसे कि वो इनके मिनिस्टर का जो उठा के बाहर फेंक देंगे, डस्ट में फेंक देंगे। ये सब सियासी बयान है, पर सोच के समझ के अच्छे तरीके से मसले को लेकर आगे जाएं। और इलेक्शन कमीशन कोई ऐसा कोई मामूली इदारा नहीं है, राजा बाजार की कोई दुकान। ठीक बात है, आपका मशवरा बिल्कुल ठीक है शोएब शाहीन साहब। ये जो इदारा है, इसका फैसला इसको मामूली ना समझें। हमने इमरान खान को मैसेज दिया है कि आप इसको मामूली ना समझें, ये बहुत सीरियस मामला हो गया है और बड़े बड़े डॉक्यूमेंट जरूर दिए। तो मेरा ख्याल है कि पार्टी का सिंबल वापस ले लिया जाएगा और पार्टी के रजिस्ट्रेशन जो है, जो रेफरेंस जो जाएगा, देखो सरकार हुकूमत जो भेजेगी पार्टी की तहरीर का ना भेजे। वो पार्टी तहरीर नहीं हो सकती। पार्टी तहरीर पार्टी रहेगी, बरकरार रहेगी, लेकिन पार्टी की जो रजिस्ट्रेशन है और पार्टी का सिंबल जो है वो वापस लिया जा सकता है। बात है, वो कहेंगे जनाब साबित हो। ठीक, बिल्कुल ठीक बात है शोएब शाहीन साहब। ये मशवरा उनका बहुत उम्दा है कि ये अदारे बहुत सीरियस अदारे हैं। मशवरा ये किसी लोगों ने भुट्टो साहब को भी दिया था, उसने कानूनी तौर पर और सियासी तौर पर लड़ना चाहा बजाय कानूनी तौर के। बहुत से लोगों का ये ख्याल है। आपको ये मशवरा कैसा लगता है कि इसको लाइटली न लिया जाए और सिर्फ अदारों के खिलाफ एक कैंपेन बिल्ड करके ये न समझा जाए कि हम इस मसले की कानूनी जंग जीत जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे फैसला नहीं करेगा। इन्होंने कहा कि पार्टी डिज़ॉल्व तो होना तो बड़ा मुश्किल बात है, लेकिन ये है कि फंड्स कॉन्फिस्केट हो सकते हैं या कुछ और इकदाम हो सकते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा ख्याल है कि पीटीआई को ज़ाहिर है उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी लीडरशिप है, वो फैसला बेहतर करेंगे। ये बात तो दुरुस्त है कि ये एक सीरियस इशू है, एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है। इसको लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हल करना चाहिए। बाकी ज़ाहिर है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने प्रोटेस्ट, अपने पब्लिक गैदरिंग्स और उसके जरिए वो अपना एहतजाज का हक जरूर रखते हैं और वो इस्तेमाल भी करते हैं और उसका जनरली फायदा भी होता है पॉलिटिकली। और नेचुरली फर्ज करो हम एक्सट्रीम पोजीशन पे चले जाते हैं, क्या होगा? पैसे कन्फिस्केट हो जाएंगे। उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कोई चीज और हो सकती है। अगर पैसे कन्फिस्केट हो भी जाते हैं तो इट इज नो लॉस प्रैक्टिकली। लॉस इज कि आप अगर इनकी पार्टी डिसोल्यूशन होती है, अगर पार्टी डिसोल्यूशन होती है तो फिर जो रिमेनिंग टर्म होती है उसके लिए जो मेंबर्स होते हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, यानी इस एक साल में फिर इलेक्शन में नहीं लड़ सकते। लेकिन बट इट डिपेंड्स अपॉन द सुप्रीम कोर्ट फाइनल वर्डिक्ट। और दूसरी बात यह है कि आज एक बात बता दूं, पूरे पाकिस्तान का कोई भी शख्स दुनिया में कहीं भी बैठा है, खा उसका अपना है या मुखालिफ है, वो इमरान खान को बददियानत नहीं समझता। लिहाजा ये डिफिकल्टी एक जरूर आ गई है उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए। लेकिन एक बात तय है कि जिस तरह पब्लिक में उनकी पॉपुलैरिटी है, इन दी लॉन्ग रन उसको नुकसान कोई नहीं होना। देखिए जी, एक तरफ पब्लिक है, एक तरफ कानून है। तो देखिए कानून तो कानून है। अगर पब्लिक नहीं मानती, कानून की नजर में वो आ जाते हैं तो वो तो फिर कानून का फैसला करना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर फर्ज करो मैक्सिमम ये सजा हो जाती है कि जी पार्टी डिसॉल्व हो गई, लेकिन साल बाद या 6 महीने बाद जब दोबारा इलेक्शन होते हैं तो वो नई पार्टी के साथ भी ठीक बात है। नैप एआईपी की शक्ल में आ गई थी और आज तक जिंदा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बिल्कुल। कामरान मुर्तजा साहब साथ है हमारे जी। कामरान मुर्तजा साहब, आप क्या कहेंगे इस मसले पर? लास्ट वर्ड्स आपकी, कंक्लूजन आप ही करेंगे अब सारी बहस का। इसमें ऐसा है कि नवाज शरीफ को एक अकामे पे जब उसको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो उस अकामे की आज तक पाकिस्तान के अंदर एक भी शख्स है मासवाए पीटीआई के लोगों के कि जो उसको जो है वो जायज समझता है। तो जायज, वो जो नाजायज जो हुआ है वो तो अपनी अदालती फैसला आ गया, बस उसके बाद जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। मगर बात यह है कि एक चीज, एक मटीरियल आया है, दस्तूरी तरीकों से आया है, कानूनी तरीकों से आया है, और उसमें वो सारे वो लोग हैं जो उनके दौर के अपॉइंटी हैं, पीटीआई के अपने दौर के अपॉइंटी हैं। तो अगर कोई चीज आ गई है और उसको अगर कोई प्लेस करने में सुप्रीम कोर्ट के सामने किसी को कोई एतराज है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई फैसला ना कर दे, अगर फैसला करती है और उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, और इसके साथ तो फिर कंसीलमेंट का अलग से इशू है, क्योंकि ये सर्टिफाई करते रहे हैं, डेक्लेरेशन देते रहे हैं, और 5 मुसलसल सालों में इन्होंने डिक्लेयर किया है
कि जो कुछ ये हिसाब दे रहे हैं, जो कुछ अकाउंट्स इन्होंने डिस्क्लोज किए हैं, वो इनके अपने इल्म और यकीन के मुताबिक दुरुस्त हैं, और ये अकाउंट्स भी जो छुपाए गए वो इनके अपने से, ये खुद उसको उन्होंने मेंटेन किए हुए थे, अपने सिग्नेचर से चल रहे थे। उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा जाहिर है, ये तो फिर अलग से देखा जाएगा। ठीक बात। अब एक अकामे की सूरत में जो है नवाज शरीफ जो है वो अल्टीमेटली आज मुल्क से जाके बाहर बैठा हुआ है और वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से आउट है, तो इसको भी देखना पड़ेगा कि फिर ये 5 सालों में जो मुसलसल जो है ना 84-85 करोड़ रुपए के मामला जो है ना वो छुपाए गए अपने साइन वाले, तो उसका क्या, और ये तो फिर ये तो छुपाए गए हैं, मुमकिन है कि इससे दुगने तिगने 10 गुना 20 गुना ऐसे अकाउंट्स हों या ऐसी अमाउंट्स हों जिसको जो है ना वो मजीद छुपाया गया हो, या पीरियड जो है ना ये 2008 से 14 तक है, जब इसके अलावा जो मामला खुलेंगे, फिर चैरिटी के नाम पे जो पैसे लिए और उसको जो है ना वो कन्वर्ट किया, उसके अलग अपने कॉन्सिक्वेंसेज हैं, तो कानून का रास्ता नहीं रोकना चाहिए। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। नाज़रीन किराम, आपने गुफ्तगू सुनी, हमारे मुबस्सरीन की भी बात सुनी, सारी तफसील सुनी, हामिद खान से लेकर हमारे साथ अब कामरा मुर्तज़ा साहब थे, कंवर दिलशाद साहब थे, शुएब शाहीन साहब थे, सारी गुफ्तगू सुनी, तज़िया सुना, हर किस्म की राय मौजूद है। लेकिन ये एक फैक्ट है कि PTI और तहरीक इंसाफ कानूनी तौर पर एक ज़रा मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। इसके सियासी नताज क्या निकलते हैं ये सोचना किसी और का काम है, कौम का काम है, और हम कहाँ फंसे हुए हैं सच्ची बात पूछिए तो ना मुझे कानून का पता है ना सियासत का पता है। इतना पता है कि एज ए नेशन हम बहुत मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।